तो जो मेजर पॉइंट्स आप लोगों ने माइंड में रखे हैं वो ये चीज होगी कि आपके जितने भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उन मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चरल लिपिड्स में ग्लिसरोलिपिड्स और सिंजियोलिपिड्स के बाद जो थर्ड मेजर टाइप होगी ये स्टीरोल्स होंगे। ठीक है, और ये सब यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हो। नाउ स्टीरोल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको देख लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली इन स्टीरोल्स का फंक्शन क्या है इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर। हमने ग्लिसरोलिपिड और स्टिंजोलिपिड की जो फंक्शनल इंपॉर्टेंस है ये चीज डिस्कस कर ली थी कि आपकी जो स्टिंजो और ग्लिसरोलिपिड है इनके ऊपर मल्टीपल हेड ग्रुप्स की अटैचमेंट होती है जो कि ना सिर्फ मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है बल्कि ये डिफरेंट सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बाइंडिंग टू द सरफेस ऑफ सेल उसमें भी ये क्या करती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसमें हमने जो ब्लड टाइपिंग है उसमें स्टिंजोलिपिड्स को डिस्कस किया था, और लिगेंड और हार्मोन इंटरेक्शन में आपके जो ग्लिसरोलिपिड्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग स्टीरोल की भी फंक्शनल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि एक्चुअली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो स्टीरोल्स हैं ये टेम्परेचर कम होने पे और टेम्परेचर ज्यादा होने पे जो मेम्ब्रेन का एक टेक्सचर है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देते, बिकॉज वी ऑल नो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड इन नेचर है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से ये मेम्ब्रेन फ्रीज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली फ्लूइड्स का बिहेवियर होता है कि अगर आप टेम्परेचर कम करो तो आपके जो लिक्विड या फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं ना। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपका जो ये मॉलिक्यूल है ये मोर लिक्विड हो सकता है। ठीक है, यानी इसकी जो है वो ज्यादा इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा लिक्विड फॉर्म में जा सकता है, विच मीन्स कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट जो है वो नॉर्मल सिनेरियो के मुकाबले में ज्यादा हो सकती है। तो दोनों केसेस आपके पास टेम्परेचर का डिक्रीज होना और टेम्परेचर का इंक्रीज होना ये सेल के लिए चैलेंजिंग है, बिकॉज ये सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विच इज फ्लूइड इन नेचर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बट नॉर्मली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट है जो कि टेम्परेचर के इफेक्ट्स को क्या करता है, नलीफाई करता है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, दिस इज स्टीरोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीरोल्स के जो है वो स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद दोबारा से इस फंक्शन की तरफ आते हैं कि एक्चुअली स्टीरोल्स किस तरह से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ स्टीरोल्स दे हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर जिसको हम स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहते हैं। इस स्टीरॉयड न्यूक्लियस में आपके पास 4 फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं। ठीक है, जिसमें से 3 रिंग्स 6 कार्बन है और एक आपके पास 5 कार्बन रिंग प्रेजेंट होती है। तो इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो कि इसमें आपके पास 4 फ्यूज्ड रिंग सिस्टम होता है। फ्यूज्ड रिंग्स ऐसी रिंग्स होती हैं जिसमें आपके पास एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको 2 रिंग्स शेयर कर रही होती है। लाइक यहाँ पे आपके पास ये जो अगर स्ट्रक्चर है जिसमें ये रिंग्स फ्यूज नहीं है तो ये वाला बॉन्ड ऐसा है जो इस रिंग से भी बिलोंग करता है, रिंग ए, और यहाँ पे रिंग बी से भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये एक रिंग है, दूसरी इसी तरह से थर्ड रिंग में आपके पास ये वाला बॉन्ड जो है ये म्यूचुअली यहाँ पे शेयर होगा। ये 6 मेंबर रिंग्स हैं आपके पास 3, और इसके साथ बिल्कुल आपके पास एक 5 कॉर्नर रिंग प्रेजेंट होगी। ये सारे रिंग्स जो है ये फ्यूज ए बी सी एंड डी, जिसमें से ये जो 3 आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं ए बी एंड सी ये 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग्स हैं। ठीक है, और जो 4th पोजीशन पे आपके पास रिंग डी ये 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग, लेकिन ये सारी रिंग्स होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक मीन्स कि इन 3 रिंग्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स मिलेंगे, कार्बन के अलावा कोई और कंपोनेंट इस रिंग का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेरेंट स्ट्रक्चर है जिसको आप स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि जितने भी स्टीरोल्स हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर कॉमनली प्रेजेंट होता है। नाउ कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट मेजर स्टीरोल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, बिकॉज एनिमल सिस्टम के अंदर जो स्टीरोल है हमने उसको स्टडी करना पहले। तो कोलेस्ट्रॉल में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये पेरेंट स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, बिकॉज अभी मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर सब स्टीरोल के अंदर जो है वो एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। मॉडिफिकेशन आ सकती हैं, लाइक रिंग ए के ऊपर कोई ग्रुप अटैच हो सकता है, फर्दर बी के ऊपर अटैच हो सकता है, सो मॉडिफिकेशन आर देयर, बट जो पेरेंट स्ट्रक्चर है ओरिजिनल स्ट्रक्चर वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है,
तो अब अगर आप कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को देखो और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो जो फीचर्स यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने भी बताऊंगी उनको आप माइंड में रखते हुए कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल क्योंकि एक स्टीरॉइड है, इट मीन कि इसमें भी आपके पास जो है ये सारे पेरेंट स्ट्रक्चर इसी तरह का प्रेजेंट होगा जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया। इसमें आपके पास रिंग ए, 6 कॉर्नर रिंग, उसके बाद आपके पास रिंग बी है, अगेन 6 कॉर्नर रिंग, रिंग सी, ये भी 6 कॉर्नर रिंग है, और यहाँ पे आपके पास 5 कॉर्नर रिंग है, रिंग बी। ये पेरेंट स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होगा। बट इस पेरेंट स्ट्रक्चर के अलावा कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में आप कुछ मॉडिफिकेशंस भी ऑब्जर्व करोगे। तो हम रिंग वाइज उन मॉडिफिकेशंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे अगर इन चीजों को लिखते जाओ कि कोलेस्ट्रॉल में एक तरफ आपने क्या चीज देखी है, स्टीरॉयड न्यूक्लियस, दूसरी तरफ आप ये देख रहे हो कि आपके पास जो रिंग ए है, दिस रिंग ए इज हाइड्रोक्सीलेटेड। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करते हैं तो आप इस तरह से इसको नंबर कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, इस डायरेक्शन में, कि ये आपके पास कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यानी आपके पास ये जो दो रिंग्स थी जो फ्यूज हुई थी, पहले आपने इस पूरी रिंग को एंटी क्लॉकवाइज मैनर में क्या किया, नंबरिंग की। उसके बाद आप यहाँ से आप स्टार्ट करोगे रिंग सी से, 11, 12, 13, 14, और ये आपके पास यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेम्ड है तो आप नंबर्ड है, तो आप यहाँ से इस डायरेक्शन में जाओगे, 15, 16 एंड 17। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल में जो आपके पास स्टीरॉयड न्यूक्लियस है, दिस स्टीरॉयड न्यूक्लियस कंटेन 17 कार्बन एटम्स, जिसमें से आपके पास है वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 कार्बन एटम्स आपके पास जो हैं वो 6 रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और 5 कार्बन एटम्स आपके पास एक 5 मेंबर रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे आपने यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया, और उनको मैंने सिंपली यहाँ पे नंबरिंग की है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब कुछ यूनिक फीचर्स जो कि यहाँ पे इस कोलेस्ट्रॉल के केस में प्रेजेंट होगी। ये स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर है, और अब हम इस स्टीरॉयड से कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली किस तरह से मॉडिफाई होता है। तो पहली मॉडिफिकेशन जो कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होती है वो रिंग ए की हाइड्रोक्सिलेशन है, अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रिंग ए में जो कार्बन नंबर 3 है, दिस कार्बन एटम इज हाइड्रोक्सिलेटेड। इन केस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जब आप देखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टीरॉयड न्यूक्लियस देखोगे, और उसके बाद आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो थर्ड कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज हाइड्रोक्सिलेटेड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप। देन आपके पास जो ये रिंग बी है, रिंग बी में कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान यहाँ पे सैचुरेशन, दिस वन। ठीक है, तो रिंग ए में आपने हाइड्रोक्साइल ग्रुप की अटैचमेंट देखी, रिंग बी में आपने कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान जो है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आपके पास जो रिंग ए और बी के दरमियान जंक्शन पॉइंट है, ये कार्बन नंबर 10 के ऊपर, यहाँ पे आपके पास एक जो है वो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये रिंग ए और बी की मॉडिफिकेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ठीक है, रिंग ए पे आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, बी पे 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड है, और इन दोनों के यहाँ पे ये जो कॉमन बॉन्ड है, दिस इज मिथाइलेटेड। देन आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे रिंग सी और डी, ये भी जहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं कार्बन नंबर 13 पे, यहाँ पे भी आपके पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस वन। और आपके पास ये जो 17 कार्बन एटम है, दिस 17 कार्बन एटम कंटेन अ हाइड्रोकार्बन चेन आर। ठीक है, अब आर को अगर हम स्पेसिफाई करें कि इस हाइड्रोकार्बन चेन में फर्दर कितने कार्बन एटम है, तो इसको यहाँ पे आर को मैं रिप्लेस करके उन कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ जो कि इस रिंग का पार्ट है, या इस पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो आपके पास यहाँ पे जो आर ग्रुप अटैच होगा इस केस में 17 कार्बन एटम के ऊपर, इसमें टोटल 8 कार्बन एटम्स होंगे, 1,
दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन आइटम आपका यहाँ पे एज अ ब्रांच पॉइंट अटैच होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कार्बन आइटम है, दिस वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 एंड 8, ये आपके पास जो है वो 8 कार्बन आइटम इस तरह से अटैच है। अब यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि 17 कार्बन आइटम्स को ऑलरेडी हम नंबरिंग इनकी कर चुके हैं। अब जो हमने यहाँ पे कार्बन आइटम एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट अटैच किए हैं, इनकी भी नंबरिंग करनी है। सो वो नंबरिंग किस तरह से होगी, 17 के बाद आपके पास दिस कार्बन आइटम इज 18 19 देन 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। तो टोटल आपके पास जो एक कोलेस्ट्रॉल है, इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 27 कार्बन एटम, जिसमें से 17 इन दी फॉर्म ऑफ स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और रिमेनिंग 10 कार्बन एटम्स में से 8 आपके पास इधर आर ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है और 2 कार्बन एटम्स इन दी फॉर्म ऑफ मिथाइल ग्रुप आपके पास यहाँ पे जो इनके फ्यूजन पॉइंट्स है रिंग ए बी सी एंड डी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और जो आपके पास रिंग ए का थर्ड कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज हाइड्रोक्सिलेटेड। तो इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए वी कैन से कि आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल है, एक्चुअली दिस कोलेस्ट्रॉल इज एन एम्फीपैथिक कंपाउंड, बिकॉज इसमें आपके पास एक तरफ पोलर हेड ग्रुप है विच इज अटैच विद द रिंग ए, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, दिस वन, ये कंप्लीट ग्रुप आपके पास क्या होगा, नॉन पोलर। तो ओवरऑल आपके पास कोलेस्ट्रॉल की नेचर एंटीपैथिक होगी, जिसमें दोनों तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट है, स्टीरॉयड न्यूक्लियस एंड दिस हाइड्रोकार्बन चेन विल बी नॉन पोलर, जबकि हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर प्रेजेंट है, इस ग्रुप को आप क्या कहोगे, दिस इज पोलर। अब आप लोगों ने समटाइम्स कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर का वर्ड सुना होगा, और ये शायद आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इस पॉइंट को डिस्कस भी करें। तो कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को क्लियर करने के बाद नेक्स्ट में आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में डिफरेंस बता देती हूँ, और उसके बाद हम जो है वो इसके फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, सो हियर यू हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और आप यहाँ पे अभी जैसे आपने प्रैक्टिस किया इस तरह से देख सकते हो कि आपके पास जो है वो 4 रिंग्स प्रेजेंट है इन दी फॉर्म ऑफ फ्यूज सिस्टम, जिसमें से 3 6 कार्बन है और 1 5 कार्बन है। ठीक है, इसी तरह से रिंग ए पे आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, रिंग बी पे आपके पास 5 और 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सी और डी की जहाँ पे फ्यूजन है वहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, ए बी की फ्यूजन पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन हाइड्रोक्सिलेटेड है, और 1 कार्बन एटम आपके पास यहाँ पे अटैच है एज अ ब्रांच पॉइंट, यहाँ पे आर ग्रुप की फॉर्म। बट समटाइम्स आपके पास ये जो कोलेस्ट्रॉल का हाइड्रोक्साइल ग्रुप है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज नॉट फ्री। इन द केस ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप फ्री है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके पास जो फैट कंटेंट है वो बॉडी में ज्यादा होता है, तो उस केस में आपके पास जो फैटी एसिड है समटाइम ये फैटी एसिड यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले आपने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान कंडेंसेशन भी ऑब्जर्व की थी। ठीक है, जिसमें आपके पास ग्लिसरॉल में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता था और फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिएक्ट करता था विद हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल, और यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद आपके पास ये जो बॉन्ड बनता था इसको आप क्या कहते थे, ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे भी वही ग्रुप्स आपके पास प्रेजेंट है, OH ग्रुप कोलेस्ट्रॉल में, और आपके पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है फैटी एसिड में। तो कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद सपोज यहाँ से अगर प्रोटॉन रिलीज हो रहा है और यहाँ से आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिलीज हो रहा है, तो दिस ऑक्सीजन विल मेक अ बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम। ठीक है, तो अगेन आपके पास ये जो लिंकेज यहाँ पे बन रहा है, दिस लिंकेज इज R C डबल बॉन्ड O एंड R विच इज एन ईस्टर लिंकेज। ठीक है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल का हाइड्रोक्साइल ग्रुप इस तरह से फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो तो ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, बट अगर ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसी फैटी एसिड के साथ ईस्टर लिंकेज बना ले, स्टेरिफाइड हो जाए, तो उस केस में आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर विल बी कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, एंड दिस कोलेस्ट्रॉल ईस्टर इज नॉट एन एम्फीपैथिक कंपाउंड, दिस इज हाईली नॉन पोलर।
ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो स्टीरोल्स हम आज पढ़ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, तो लेट्स सी कि ये किस तरह से फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर को किस तरह से मेंटेन ये रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लो टेम्परेचर है इसको एज अ कंडीशन रखते हुए कोलेस्ट्रॉल का जो बिहेवियर है इसको स्टडी करते हैं। तो सपोज आपके पास जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। ये नॉर्मल कंडीशन में आपके पास फॉस्फोलिपिड्स इस तरह से प्रेजेंट है। हेड ग्रुप्स और इनकी हाइड्रोकार्बन चेन। सपोज आपने इस सेल को लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट पे रखा है, ये कोई सा भी सेल हो सकता है, और आपने इसके टेम्परेचर को क्या किया, नॉर्मली सपोज 37 था, आपने 37 से इसका टेम्परेचर जो है सपोज 4 डिग्री सी पे लाते इस मेम्ब्रेन को, बिकॉज दिस मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। फ्लूइड इन नेचर का मतलब ये है कि आपके ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये डायनामिक मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ये कोलाइड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस मेम्ब्रेन का टेम्परेचर रिड्यूस करते हो, इस सेल का टेम्परेचर रिड्यूस करते हो जिस सेल के अराउंड ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो बिकॉज वी ऑल नो कि लो टेम्परेचर कंडीशन पे आपके जितने भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बहुत क्लोज पैकिंग होना शुरू हो जाती है, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो कम हो जाती है, वो ज्यादा क्लोजली एसोसिएट होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से आप जब लो टेम्परेचर के ऊपर वाटर को या किसी लिक्विड को रखते हो तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, बिकॉज उस केस में मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगी, वो एक दूसरे को ज्यादा क्लोजली पैक करेंगे और अल्टीमेटली अपनी जो फॉर्म है उसको लिक्विड से कितने कन्वर्ट कर लेंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टेम्परेचर रिड्यूस करने से आपके पास ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये ज्यादा क्लोजली एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। लाइक अब आप अगर ऑब्जर्व करो तो मैं बहुत डेंस किस्म की पैकिंग के थ्रू यहाँ पे स्ट्रक्चर के एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल मेम्ब्रेन, आपके पास लो टेम्परेचर के ऊपर ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड जिस तरह से क्लोजली पैक होना शुरू हो जाते हैं कि इनकी हाइड्रोकार्बन चेन और हेड ग्रुप के दरमियान बिल्कुल भी जो है वो किसी भी किस्म का डिस्टेंस वो नहीं रहेगा, हाईली जो टाइट पैकिंग है वो आप ऑब्जर्व करो। अब अगर तो इस तरह से टाइट पैकिंग होती रही लो टेम्परेचर पे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई होने के चांसेस होते हैं। अगर ये क्लोज पैकिंग परसिस्टेंट रही तो आपके पास ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, ये मेम्ब्रेन फ्रीज हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल इस क्लोज पैकिंग को इनहिबिट करता है। लाइक सपोज यहाँ पे मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ और ये लिपिड मॉलिक्यूल इस तरह से एक दूसरे को क्लोजली पैक कर रहे थे, बट आपके पास जो है वो नेक्स्ट इस मेम्ब्रेन के अंदर सपोज यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, और कोलेस्ट्रॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो उसमें एक तरफ आपके पास पोलर ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप विल मेक अ बॉन्ड विद दिस पोलर हेड ग्रुप, और जो रिमेनिंग आपके पास हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, लाइक अगर उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करती हूँ स्टीरॉयड न्यूक्लियस का, दिस वन, इसी तरह से आपके पास स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट था ना। तो ये आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल है ये कोलेस्ट्रॉल का स्टीरॉयड न्यूक्लियस, बिकॉज ये नॉन पोलर है, ये इस इंटरनल पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन की तरफ आएगा जहाँ पे आपके पास नॉन पोलर एनवायरनमेंट है, और कोलेस्ट्रॉल का जो पोलर हेड ग्रुप है ये यहाँ पे इस पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। लाइक अगर कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोगों को बता दूं तो आपने कोलेस्ट्रॉल का भी जो स्ट्रक्चर देखा है उसमें आपने ये देखा है कि इसमें 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, रिंग ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे आपके पास एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। So this OH group will make a bond with polar head group। ये जो पोलर पोर्शन है आपके पास यहाँ पे, इस पोलर पोर्शन के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद आपके पास उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा पोलर पोर्शन के साथ।
और ये जो आपके पास यहाँ पे नॉन पोलर ग्रुप है, सपोज ये फॉस्फोलिपिड है और यहाँ पे ये इसके मैंने टेल ये ड्रॉ किया और यहाँ पे एसोसिएशन हुई है पोलर हेड ग्रुप के साथ ओएच ग्रुप की, और ये जितना आपके पास नॉन पोलर पोर्शन है ये वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन इस नॉन पोलर ग्रुप के साथ बनाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी लाइक ग्रुप लाइक। ठीक है, तो ये आपके पास जो है यहाँ पे एसोसिएशन हो जाएगी पोलर और नॉन पोलर ग्रुप की एक दूसरे के साथ। अब नॉर्मली ये जो आपके पास यहाँ पे लिपिड था ये अपने नियर बाय किसी लिपिड के साथ क्लोजली एसोसिएट था, इनकी क्लोज पैकिंग थी, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के यहाँ पे आने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की बाइंडिंग की वजह से आपका ये जो लिपिड है ये एडजेसेंट लिपिड से काफी दूर हो गया, यानी आपके पास जो प्रीवियसली क्लोज पैकिंग हो रही थी उस क्लोज पैकिंग में थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्पर्शन आप ऑब्जर्व कर रहे। अब लिपिड मॉलिक्यूल्स आपके पास जो प्रीवियसली ऐसे आप अगर इस अपर लीफलेट को देखो ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे जिस तरह से क्लोजली पैक थे नीचे वाले पोर्शन में आप इतनी क्लोज पैकिंग ऑब्जर्व नहीं कर रहे। यहाँ पे सपोज एक और फिर आपके पास जो है वो आ जाता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, तो दोबारा से आपकी क्लोज पैकिंग डिस्टर्ब होगी। तो जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपके पास लो टेम्परेचर में प्रेजेंट होगा उतने ही इन फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान गैप प्रोड्यूस होता जाएगा, और गैप प्रोड्यूस होने से इनकी क्लोज एसोसिएशन ब्रेक होती जाएगी और इनकी फ्रीजिंग के चांसेस क्या होते जाएंगे, मिनिमाइज होते जाएंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल जो है वो लोअर टेम्परेचर के ऊपर या फिर फ्रीजिंग कंडीशन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। जो सेकंड सिनेरियो है आपके पास जो जिसमें आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो उसको आप लोग स्टडी करोगे, ठीक है, और वो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताओगे, बल्कि नेक्स्ट ट्यूसडे को हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से हाई टेम्परेचर के ऊपर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो एक्चुअली किसी भी सेल की मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल एक बेनिफिशियल मॉलिक्यूल है, बिकॉज ये टेम्परेचर सेंसिटिव मॉलिक्यूल है, और अगर टेम्परेचर आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो उस सेल के अंदर ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, बॉडी में जहां जहां कोलेस्ट्रॉल है वो अल्टीमेटली फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा, बिकॉज दिस टाइम सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने से ज्यादा क्रूशियल बॉडी के लिए और कोई चीज नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इस चीज को देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है कि कोलेस्ट्रॉल इज द रेगुलेटर ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, और इसमें आपके पास जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है इसके अलावा एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली लिपिड बायलेयर के अंदर अपना ये जो नॉन पोलर पोर्शन है इसको इस तरह से परपेंडिकुलरली इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड में ऑक्सीजन एटम है उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ये वाला पोर्शन पोलर है और इधर आपके पास कोलेस्ट्रॉल में एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो दीज पोलर ग्रुप्स कैन मेक मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, ठीक है, और बाकी कोई सा भी जो है वो पोलर इंटरेक्शन हो सकती है। जबकि जो नॉन पोलर ग्रुप है बिकॉज ये इन पोलर हेड ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, तो ये इंटरनल पोर्शन या कोर ऑफ फॉस्फोलिपिड के अंदर आप इसको ऑब्जर्व करोगे। तो नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ एक यही फंक्शन नहीं है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है बॉडी के अंदर ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डेफिनेटली इसका ये फंक्शन है, बट कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर इसके अलावा भी कुछ डिफरेंट टास्क हैं जिनको परफॉर्म करता है। लाइक कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन में यूज होता है, और कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉयड हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस में यूज होता है। सो वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज टू मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, but cholesterol is also required for the formation of bile acids. We all know कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इन लिपिड मॉलिक्यूल की डाइजेशन के लिए सपोज आपने जो है वो अगर कोई लिपिड कंटेनिंग फूड को इंजेस्ट किया है तो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इन द नेम ऑफ दीज एंजाइम्स आर लाइपेजेस, जो कि लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं। सपोज ये आपके पास कोई लिपिड मॉलिक्यूल है जिसमें ये ईस्टर लिंकेज है जहाँ पे आपके पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अटैच हो, ठीक है, तो ये लाइपेजेस क्या करते हैं, इस ईस्टर लिंकेज को ब्रेक करना चाहते हैं, बट नॉर्मली आपके पास जो लिपिड्स होते हैं बिकॉज ये लिपिड्स एक लार्ज ग्लोब्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और बिकॉज ये हाईली नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, आपके एंजाइम्स लाइपेजेस इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। तो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भी आप कोई लिपिड कंटेनिंग फूड को इनटेक करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ये जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं
ये लिपिड ड्रॉपलेट्स बिकॉज नॉन पोलर है, और एंजाइम आपका पोलर मीडियम के अंदर वर्क कर रहा है, लाइपेज एंजाइम। सपोज ये एंजाइम है लाइपेज, जिसने पोलर मीडियम के अंदर वर्क करना है। तो ये पोलर मीडियम में वर्क करने वाला एंजाइम इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर आके वर्क नहीं करते। तो इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लिवर में एक सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है जिसे बाइल कहते हैं, जो कि बाइल डक्ट के थ्रू गाल ब्लेडर में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर होती है, फिर बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। दिस बाइल एक्चुअली कंटेन सम सॉल्ट, जिनको हम बाइल सॉल्ट या बाइल एसिड्स कहते हैं, जो कि इस लार्ज स्वेट ड्रॉपलेट को क्या करते हैं, स्मॉल माइसील्स में ब्रेक करते हैं। यानी इन सॉल्ट्स का फंक्शन क्या है कि इस बिग लिपिड मॉलिक्यूल को ब्रेक करना और इसको स्मॉलर माइसील के अंदर कन्वर्ट करना, जिसमें कम फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो बाइल एसिड्स हैं ये एज एन एमल्सिफायर एक्ट करते हैं, यानी ये एक बिग लिपिड मॉलिक्यूल को ब्रेक करके स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और फिर आपके ये जो लिपिड बाइल सॉल्ट्स हैं एक्चुअली ये एम्फीपैथिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें भी पोलर और नॉन पोलर ग्रुप साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं। सो सपोज दिस इज अ बाइल सॉल्ट या बाइल एसिड। तो ये दोनों तरफ, क्योंकि इसमें दोनों तरह के ग्रुप्स हैं, ये एम्फीपैथिक इन नेचर है, तो एक तरफ अपनी नॉन पोलर ग्रुप की इंटरेक्शन की वजह से ये लिपिड को बाइंड करेगा, दिस इज अ नॉन पोलर ग्रुप, जो कि इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एसोसिएट करेगा, बाइंड करेगा। और दूसरी तरफ ये बाइल एसिड जो है ये पोलर एंजाइम को बाइंड करेगा। तो बिकॉज ऑफ दीज बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट आपके जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्रीवियसली इनके दरमियान इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं थी, एंजाइम इसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा था, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ अ हेल्पर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, जो कि दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए बाइंडिंग रखता है, ये एंजाइम जो है वो इस लिपिड मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और उसको हाइड्रोलाइज कर सकता है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट आपके लाइपेजेस इस फैट मॉलिक्यूल को एक्सेस करके ये जो ईस्टर लिंकेजेस हैं इनको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आपकी जो लिपिड की डाइजेशन है उसमें इन बाइल सॉल्ट या बाइल एसिड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है बाइल का, डाइजेस्टिव लाइपेजेस को हेल्प करते हैं फैट की डाइजेशन में। अगर ये प्रेजेंट ना हो तो लाइपेजेस फैट को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो एक्चुअली ये जो बाइल एसिड्स हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। सो वी कैन से कि कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो अ पेरेंट स्ट्रक्चर और अ प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट। तो मैं कंपेयर करूंगी कोलेस्ट्रॉल और टॉरोकोलिक एसिड के स्ट्रक्चर को, कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती हैं और किस तरह से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक का कोलेस्ट्रॉल आप यहाँ पे भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके जो बाइल एसिड्स हैं इनमें भी आपके पास स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर एक तरफ ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद हम इसी स्ट्रक्चर से टॉरोकोलिक एसिड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं इसको हाईलाइट करते हैं। तो बच्चों टॉरोकोलिक एसिड के स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसी तरह से 4 रिंग्स ड्रॉ करनी है, रिंग ए, बी, सी और फाइनली आपके पास एक 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग डी होगी। कोलेस्ट्रॉल के केस में भी आपने यही रिंग सिस्टम जो है ये ऑब्जर्व किया था, लेकिन वहां पे आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि आपकी जो रिंग ए है, दिस रिंग ए इज हाइड्रोक्सिलेटेड, जिसकी थर्ड पोजीशन पे आपने किस चीज को ऑब्जर्व किया था, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप को ऑब्जर्व किया था। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। बट इन द केस ऑफ टॉरोकोलिक एसिड जो कि एक बाइल एसिड है, दिस इज टॉरोकोलिक एसिड और ये आपके पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो टॉरोकोलिक एसिड में भी आपके पास यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर जो है वो एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे थर्ड पोजीशन के साथ साथ आपके पास जो है वो 2 और पोजीशन के ऊपर भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये पोजीशन आपके पास कौन कौन सी पोजीशन हैं, रिंग ए में आपके पास थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, रिंग बी में आपके पास यहाँ पे 7th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, सेकेंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और थर्ड आपके पास जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा दिस विल अटैच टू द रिंग सी
और इस केस में आपके पास जो कार्बन एटम है जहाँ पे ये अटैच है, दिस इज कार्बन एटम नंबर 12। तो 3rd, 7th एंड 12 इन 3 पोजीशंस पे आपके पास एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हो कि टोरोकोलिक एसिड में यू हैव 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इट इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल और इसके स्ट्रक्चर में आपने एक जो है वो चीज यहाँ पे डिफरेंस देखा कि आपके पास यहाँ पे 3rd पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप था, बट इस केस में आपके पास 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं और वो तीनों 6 कार्बन रिंग्स के ऊपर प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 7 और कार्बन नंबर 12 के ऊपर। सेकेंड, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते थे कि कोलेस्ट्रॉल में रिंग बी में जो 5th और 6th कार्बन एटम है यहाँ पे एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट थी, बट जो टोरोकोलिक एसिड है इसमें कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं, नो अनसैचुरेशन इज। ठीक है, उसके बाद हम ये चीज ऑब्जर्व करते थे कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे ये जो फ्यूजन पॉइंट थे, इधर एक एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता था। यस, यहाँ पे भी आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, आपके पास यहाँ पे ये वाला जो ए और बी का जंक्शन है, यहाँ पे कार्बन नंबर 19 और यहाँ पे कार्बन नंबर 18। ठीक है, मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंट है। सिंपली मैं लाइन से इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि यहाँ पे एक एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और फाइनली आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में आपके पास जो ये 17th कार्बन एटम है, जिस 17th कार्बन एटम के ऊपर आपके पास जो है वो क्या चीज प्रेजेंट होती थी, एक हाइड्रोकार्बन चेन, और इस हाइड्रोकार्बन चेन में टोटल 8 कार्बन एटम्स होते थे, जिसमें से 7 लीनियर थे और 8 कार्बन एटम आपके पास ऐसा ब्रांच पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। बट इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ टोरोकोलिक एसिड आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि इस केस में आपके पास जो आर ग्रुप है, इस आर ग्रुप की आइडेंटिटी डिफरेंट है। ठीक है, इस आर ग्रुप की आइडेंटिटी में आप यहाँ पे 2 तरह के ग्रुप्स को डिस्कस करोगे, टॉरीन प्रेजेंट होगी और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने इनके अंदर जो ग्रुप्स प्रेजेंट है इनके अंदर डिफरेंसेस देख लिए। यस मैम। यही जो पॉइंट है ना, इनको मैंने आगे स्टीरॉयड हार्मोन्स में भी आपको कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को लेते हुए मैंने एक्सप्लेन करना है, और जब तक आप लोग कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उनके अंदर जो डिफरेंसेस है उनको हाईलाइट नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिएगा कि ये साथ साथ आप लोग इस चीज को देखते जाए। अब नेक्स्ट हम जो आर ग्रुप हमारे पास यहाँ पे रह गया है जो कि टोरोकोलिक एसिड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, इस हेड ग्रुप को ऑब्जर्व करते हैं कि इस केस में एक्चुअली आपके पास कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हेड ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होगा, इस हेड ग्रुप में पहले आपके पास एक शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन होगी और वो हाइड्रोकार्बन चेन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के साथ होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसको टोरोकोलिक एसिड भी कहते हैं, बिकॉज आपके यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ कोलिन की अटैचमेंट होती है, टोरीन एंड देन कोलिन। ओके, तो इसमें आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन चेन लेनी है, उसमें आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो 4 कार्बन एटम्स। लाइक यहाँ पे अगर आप इस आर ग्रुप को रिप्लेस कर दो और यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन चेन ड्रॉ करते हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस हाइड्रोकार्बन चेन में 4 कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करोगे। फर्स्ट कार्बन एटम, देन सेकंड जो कि इसके साथ अटैच होगा, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ पोजीशन पे आपके पास एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, दिस, तो 4 कार्बन कंटेनिंग आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन पहले अटैच होगी, बट इस जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे फर्दर आपके पास एक बेस आके अटैच होती है जिसको आप टॉरीन कहते हैं। टॉरीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें आपके पास एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, देन यू हैव अ इथाइल ग्रुप, और दिस इथाइल ग्रुप इज फर्दर सल्फेटेड। तो सल्फेटेड एंड अमाइनेटेड इथाइल ग्रुप को आप नॉर्मली कॉमन नेम से रिप्रेजेंट करते हो कि दिस इज अ बेस टॉरीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो 4 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन कोलेस्ट्रॉल के साथ अटैच है, दिस विल मेक एन अमाइड बॉन्ड विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ टॉरीन। तो अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी एंड दिस कार्बन एटम विल मेक अ बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो
कि टॉरिन के स्ट्रक्चर में आपके पास इनिशियली एक 4 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन और आपके पास जो एंड है उसमें कौन सा ग्रुप अटैच है, टॉरिन। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को हम दोबारा से ड्रॉ करें जस्ट फॉर रिवीजन, तो आपने ये चीज देखनी है कि टॉरिन एक बाइल एसिड है और इसका फंक्शन क्या है कि ये लिपिड मॉलिक्यूल की एमल्सिफिकेशन करती है और जो डाइजेस्टिव लाइपेजेस हैं उनको लिपिड की डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। ये एक एम्फीपैथिक कंपाउंड है। इट मीन्स कि इसमें आपके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। पोलर ग्रुप्स में आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आ सकते हैं जो कि 3 पोजीशंस के ऊपर अटैच हैं, रिंग ए, रिंग बी और रिंग सी। ठीक है, किसी किस्म की अनसैचुरेशन नहीं है और यहाँ पे आपके पास जो फ्यूजन पॉइंट्स हैं इनके ऊपर एक एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और फाइनली आपके पास जो एक आर ग्रुप आता है, उस आर ग्रुप में आपके पास 4 कार्बन एटम्स जो हैं वो इस तरह से अटैच होंगे और जो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दिस विल मेक एन अमाइड बॉन्ड विद द टॉरिन। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर किसका आएगा, टोरो कोलिक एसिड विच इज अ बाइल एसिड। क्लियर हो गया? तो कोलेस्ट्रॉल के हमने फंक्शन जो डिस्कस किए हैं उसमें पहला फंक्शन हमने ये चीज देखी कि आपके पास कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है, लो और हाई टेम्परेचर पे उसका जो एक टेक्सचर है उसको इंटैक्ट रखता है। दूसरा फंक्शन हम ये देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड के प्रिकर्सर्स के तौर पर एक्ट करता है। और बाइल एसिड क्यों जरूरी है ये भी हमने देख लिया कि अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो डाइजेस्टिव लाइपेजेस जो है वो लिपिड्स को डिग्रेड नहीं कर सकेंगे। और फाइनल फंक्शन आपके पास ये है कि कोलेस्ट्रॉल एज अ प्रिकर्सर ऑफ जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, जिसमें आपके पास है वो मेल एंड फीमेल हार्मोन्स आ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। ठीक है, इसमें आपके पास कॉर्टिसोल आ जाता है, एस्ट्रोजन आ जाते हैं। ये सारे के सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, विच मीन्स कि इनके अंदर ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस इन्हें डोनेट कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल। तो एक्चुअली जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, इसमें आपके पास जो है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो मेल और फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं, इनको बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल का बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। बिकॉज अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ये जो असेंशियल हार्मोन्स हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी फाइनली इफेक्ट करते हैं, इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों ये आपके पास जो है वो थर्ड टाइप ऑफ लिपिड की स्टीरॉयड, जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और स्टीरॉयड हार्मोन्स को इंशाल्लाह हम लोग जो है वो लिपिड्स के सिग्नलिंग जो रोल्स हैं उनको डिस्कस करने के बाद इन डिटेल पढ़ेंगे।